हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 का नाम है स्टेट ट्रेट अप्रोचेस टू पर्सनालिटी। इसमें बेसिकली बहुत सारी थ्योरीज डिस्कस की हुई है पर्सनालिटी की। उसमें से कुछ तो ट्रेट थ्योरीज हैं और कुछ टाइप थ्योरीज हैं। टाइप थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेट थ्योरीज हैं, क्योंकि टाइप थ्योरी जो है इतनी ज़्यादा लोग वैलिड मानते नहीं है। ज़्यादातर रिसर्चर्स का ये मानना है कि ट्रेड थ्योरीज हैं वो ज़्यादा बेटर है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रेड थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहले टाइप थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हमारी टेट थ्योरीज हैं काफ़ी सारी, और सारे ही नाम इम्पॉर्टेंट है इसमें। ऑलपोर्ट की है, कैटल की है, आइजन की है, गिलफोर्ड की है, तो ये सारे ही नाम इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है 5 फैक्टर मॉडल, जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो ये सारी थ्योरीज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन है, जो इंट्रोडक्शन में ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने पर्सनालिटी को अपने अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने उसको दो तीन टाइप्स में डिवाइड कर दिया है कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी पर्सनालिटीज़ होती है। कुछ लोगों ने ट्रेट के अकॉर्डिंग कर दिया है कि कुछ कि जैसे ये वाली आदतें होंगी तो इस टाइप की पर्सनालिटी होगी। तो ट्रेट्स मतलब आप समझ लो किसी की हैबिट्स हैं, तो इस तरह की हैबिट्स होंगी तो वो इस तरीके से करेगा। इस तरह की हैबिट्स हैं तो वो ये पर्सनालिटी होगी। तो हैबिट्स एग्जैक्टली सही चीज़ नहीं है। ट्रेट का मतलब होता है जिस तरीके से आप बिहेव करते हो या जिस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हो। तो कुछ लोगों ने तो सिंपली टाइप में डाल दिया है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अलग अलग टाइप के ट्रेट्स होते हैं सबके अंदर। कईयों में ज़्यादा होते हैं, कईयों में कम होते हैं, तो उसके बेस पे पर्सनालिटी बनती है। तो ट्रेट थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा वास्ट है। तो ये दो डिफरेंट टाइप की थ्योरीज हैं, इन्हीं को हमने आगे अभी डिस्कस करना है। ऑब्जेक्टिव्स इसमें हमारे कवर हो जाएंगे कि पर्सनालिटी डिफाइन करना है, ऑलपोर्ट की ट्रेट थ्योरी है, उसकी पर्सनालिटी थ्योरी के जो फैक्टर्स हैं, एंड देन कैटल की भी ट्रेट थ्योरी है, उसके भी फैक्टर्स हैं। आइजैक की ट्रेट एंड टाइप थ्योरी दोनों हैं। इन्होंने एक ही थ्योरी में ट्रेट और टाइप को दोनों को कंबाइन कर दिया था। उसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जैसे एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिज्म, साइकोटिसिज्म, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर गिलफोर्ड की ट्रेट थ्योरी है, उसके बाद इनके आइडिया ऑफ पर्सनालिटी, इनके भी फैक्टर्स हैं। और लास्ट में जो 5 फैक्टर मॉडल पर्सनालिटी थ्योरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको शॉर्ट में ओशन बोला जाता है। सबसे पहले टाइप अप्रोच पे आते हैं। टाइप अप्रोच में जो थ्योरीज हैं वो, उसकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले हिप्पोक्रेटिस ने दी थी। हिप्पोक्रेटिस जो है वो एक ग्रीक फिजिशियन थे। उन्होंने और बाद में गैलन उनके स्टूडेंट थे। तो इन लोगों ने दोनों ने मिलकर ये बोला था कि जो पर्सनालिटी होती है ना, वो 4 तरह की होती है, और वो किस पे डिपेंड करता है। जो बेसिक इंटरनल फ्लूइड होते हैं बॉडी के अंदर 4 टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, जिसको इन्होंने ह्यूमर्स बोला था, 4 ह्यूमर्स। तो उन ह्यूमर्स के बेस पे डिपेंड करता है कि हमारी जो पर्सनालिटीज़ है वो किस टाइप की होंगी, और उसके बेस पे हमारा टेम्परामेंट भी चेंज होता रहता है। अब वो 4 जो फ्लूइड इन्होंने बॉडी के लिए थे, पहला लिया था ब्लड, दूसरा लिया था फ्लेम, तीसरा ब्लैक बाइल, और चौथा येलो बाइल। तो ये बोला था कि किसी जैसे ये चारों फ्लूइड ही बॉडी में सबके होते हैं। जिसकी बॉडी में जिस फ्लूइड की डोमिनेंस ज़्यादा है, उसकी जो पर्सनैलिटी है या फिर उसका जो टेम्परामेंट है उसके बेस पे बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जिसके अंदर ब्लड का ज़्यादा डोमिनेंस है, ब्लड जो फ्लूइड है बॉडी का उसका ज़्यादा डोमिनेंस है, उसका जो टेम्परामेंट होगा वो सैंग्वाइन होगा। और सैंग्विन टेम्परामेंट वाले लोग होते हैं चीयरफुल और एक्टिव। तो मतलब उनकी जो पर्सनालिटी होगी वो चीयरफुल और एक्टिव होगी। जिसके बॉडी में डोमिनेंस फ्लेम का ज़्यादा है, तो उनका जो टेम्परामेंट होगा वो भी फ्लेमेटिक टेम्परामेंट होगा। और उनकी जो पर्सनालिटी होगी वो कैसी टाइप की होगी, अपैथेटिक और स्लगिश टाइप की होगी। अपैथेटिक मतलब जो इमोशनलेस होते हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, स्लगिश टाइप की। तीसरा उन्होंने बोला था जिनकी पर्सनालिटी में ब्लैक बाइल ज़्यादा डोमिनेंट होगा, उनकी मेलनकॉलिक टेम्परामेंट होगा। और मेलनकॉलिक मतलब उदास और ब्रूडिंग टाइप का, हमेशा उदास रहना और शिकायत करते रहना, उस टाइप का। चौथा उन्होंने बोला था कि येलो बाइल जिसकी पर्सनालिटी में ज़्यादा डोमिनेंट होगा,
उनका टेम्परामेंट क्लोरिक होगा, और क्लोरिक टेम्परामेंट का मतलब है हमेशा इरिटेबल और एक्साइटेबल रहेंगे, मतलब हमेशा इरिटेट होते रहेंगे और हमेशा एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना, जो कूल नहीं होते, काम नहीं होते, एकदम हमेशा परेशान टाइप के रहते हैं, तो उस टाइप की पर्सनालिटी। तो इन्होंने पर्सनालिटी के 4 टाइप्स मतलब बता दिए थे कि 4 टाइप्स होते हैं, और डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी का कौन सा फ्लूइड ज़्यादा डोमिनेंट है, उसके बेस पे वो 4 टेम्परामेंट हमारे डिसाइड होते हैं। इनकी थ्योरी को बोलते हैं 4 ह्यूमर थ्योरी, और काफ़ी सेंचुरीज तक ये थ्योरी बहुत पॉपुलर रही थी। जब तक आगे फर्दर साइंटिफिक रिसर्चेज नहीं हुई, तब तक लोग इसी तरीके से इनको इसी थ्योरी को मानते थे कि अलग अलग टाइप के 4 टाइप के लोग होते हैं, और उसमें ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद जो एक टाइप थ्योरी और आई, वो थी विलियम शेल्डन की, जो हम यूनिट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने फिजिक के बेस पे बॉडीज़ को डिवाइड कर दिया था। सोमेटोटाइप मतलब बॉडी की शेप के बेस पे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्टोमॉर्फिक इन्होंने बोला था, जो बहुत जिनकी बॉडी बिट लंबी होती है, पतले होते हैं। एंडोमॉर्फिक जो फैट और सॉफ्ट और राउंड होते हैं। मीजोमॉर्फिक जो मस्कुलर होते हैं। तो एक्टोमॉर्फिक बड़े आर्टिस्टिक और ब्रेनी टाइप के लोग होते हैं और थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। एंडोमॉर्फ थोड़े से रिलैक्स्ड होते हैं, फॉन्ड ऑफ ईटिंग होते हैं, फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग होते हैं, सोशिएबल टाइप के होते हैं। मीजोमॉर्फ थोड़े से अफेक्टिव होते हैं और डोमिनेंट होते हैं, उनके अंदर एनर्जी और करेज बहुत होती है। तो शेल्डन ने बॉडी टाइप के बेस पे पर्सनालिटीज वो कर दी थी, डिवाइड कर दी थी। तो टाइप्स कितने हो गए? 3 हो गए इनके हिसाब से, शेल्डन के हिसाब से। उसके बाद MBTI, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर टाइपोलॉजी, एक टाइपोलॉजी इन्होंने निकाली थी। इज बेस्ड विच इज़ मॉडर्न एंड बेस्ड ऑन कार्ल यूंग की थ्योरी है पर्सनालिटी टाइप्स। उसके बेस पे ये MBTI जो इंडिकेटर है ये बनाया गया था। इसमें क्या था कि लोग अपने आप सेल्फ रिपोर्टेड प्रेफरेंसेस, जैसे उनको कोई क्वेश्चन भरने के लिए देते थे, तो उसमें लोग जो भी टिक करते थे अपने आप से सेल्फ रिपोर्ट करते थे, उसके बेस पे लोगों को 4 पर्सनैलिटी टाइप्स में डिवाइड कर दिया। और वो 4 पर्सनैलिटी टाइप्स कौन कौन सी थी? 4 मतलब डायमेंशंस थी कि या तो वो E और I मतलब या तो वो एक्सट्रोवर्ट हैं या वो इंट्रोवर्ट हैं। S और N मतलब सेंसिंग और इंट्यूशन, कि वो सेंसेस से ज़्यादा सोचते हैं कि इंट्यूशन से काम करते हैं। T और F है थिंकिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं या फीलिंग पे। और J और P है जजमेंट पे या परसेप्शन पे। तो ये MBTI जो है इस तरीके से जो है दो दो करके 4 डायमेंशंस के बेस पे पर्सनालिटी को जज करता था। दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, मतलब अगर एक्स्ट्रा वर्जन है तो इंट्रोवर्जन नहीं होगी, तो ऐसे ही सेंसेस होगा या इंट्यूशन होगी, थिंकिंग होगा या फीलिंग होगी, जजमेंट होगा या परसेप्शन। तो इस बेस पे ये डिसाइड करते थे कि इन चारों डायमेंशन में से कौन कौन सी डायमेंशन में कौन कौन से लोग आते हैं। और इन सब का मिला के इन्होंने कितनी 16 पर्सनालिटी टाइप्स बनाई थी। 16 पर्सनालिटी टाइप्स, इन चारों की ही कॉम्बिनेशन से 16 पर्सनालिटी टाइप्स बनाई थी। जैसे EISNTF, तो इस टाइप से JP। अब JP का इन्होंने समझाया जैसे कैसे होता है। JP डिस्टिंक्शन इंडिकेट एज वेदर द इंडिविजुअल ओरिएंटेशन टुवर्ड एक्सटर्नल वर्ल्ड कम्स फ्रॉम रैशनल जजिंग और इनरैशनल परसीविंग, कि अगर कोई बाहर की किसी चीज़ को मतलब अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को जज कर रहा है, तो वो रैशनली जज करता है या परसेप्शन के बेस पे रैशनली जज करता है। तो इस टाइप से दोनों में से एक डायमेंशन हर किसी में होती है, और वही 4 डायमेंशन को कंबाइन करके इन्होंने 16 पर्सनालिटी टाइप्स बनाई थी। So if a person takes MBTI, he would be assigned to only one pole of each dimension. तो जो भी 2 डिफरेंट पोल्स हैं इसके EITF, इसमें से एक उसको मिलेगा, चारों में से एक एक उसको मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को ESFP मिला है, ESFP मतलब एक्स्ट्रावर्टेड सेंसिंग फीलिंग परसेप्शन, चारों में से ये वाला मिला है, उनको ये 4 पोल्स मिले हैं, तो उसकी क्लासिफिकेशन कैसे हो जाएगी? एक्स्ट्रावर्टेड मतलब आउटगोइंग टाइप का, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग है, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं जिसको। सेंसिंग, सेंसेस का काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ करता है अपने। फीलिंग्स और परसेप्शन,
तो ये इस टाइप से इसकी पर्सनैलिटी टाइप हो जाएगी कि बहुत आउटगोइंग होगा, ईजी गोइंग होगा, एक्सेप्टिंग होगा बहुत, ठीक है, और फ्रेंडली होगा। क्यों? क्योंकि आउटगोइंग मतलब एक्स्ट्रावर्टेड आउटगोइंग हो गया, सेंसेस इजी गोइंग हो गया, फीलिंग मतलब दूसरों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेना, और फ्रेंडली। तो इस टाइप से उसकी पर्सनालिटी इन्होंने निकाली थी। तो ये जो तरीका था इन 4 फैक्टर्स के बेस पे, 4 डायमेंशंस के बेस पे, ये मायर्स और ब्रिक का तरीका था लोगों की पर्सनालिटीज़ को जज करने का, और इसमें इन्होंने 16 टाइप की पर्सनालिटीज़ निकाली थी। इसमें कोई एक्चुअल स्कोर्स नहीं थे, और इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो अभी हम पढ़ेंगे। जो इनके क्रिटिक्स हैं, MBTI के क्रिटिक्स हैं, वो ये बोलते हैं कि 4 डायमेंशंस आर वेरी इंफॉर्मेटिव, पर्सन शुड बी डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल स्कोर्स। मतलब ऊपर की जो 4 डायमेंशंस है वो ठीक है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, लेकिन किसी पर्सन को उससे ज़्यादा एक्चुअल स्कोर के बेस पे वो जज करना चाहिए कि वो कितना स्कोर करता है हर एक चीज़ में। क्योंकि हम किसी को भी सिर्फ एक डायमेंशन नहीं दे सकते। आप किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ एक्स्ट्रावर्ट ही है, वो बिल्कुल भी इंट्रोवर्ट नहीं है, या वो बिल्कुल सिर्फ वो सेंसिंग से ही काम करता है, इंट्यूशन से बिल्कुल काम नहीं करता। तो ऐसा नहीं होता। हम हर डायमेंशन को यूज़ करते हैं लोगों पे, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी डायमेंशन ज़्यादा यूज़ करते हैं और कौन सी कम, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि स्कोर्स होते हैं कि कितने पे कितना स्कोर वो ले रहे हैं, उसके बेस पे जज की जाती है, ना कि पोल्स के बेस पे। और इसमें और एक चीज़ थी कि सारे जो लोग हैं ना, ये 16 पर्सनालिटी में फिट नहीं आ रहे थे, जो इनकी जो 16 पर्सनालिटी टाइप्स थी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टाइप्स थे जो इसके अंदर फिट नहीं आ रहे थे। तो ये भी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज थी इस थ्योरी की। साइकोलॉजिस्ट प्रेफर टू डिस्क्राइब पीपल नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइप रेदर देन इन ट्रेड्स। तो साइकोलॉजी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस ट्रेड्स को दी जाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि टाइप्स को नहीं दी जाती। टाइप जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होते किसी पर्सन के। टाइप के बेस पे आप किसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप खाली उसको क्लासीफाई कर सकते हो कि ये टाइप ए है, ये टाइप बी है। आप किसी पर्सन की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इसलिए टाइप थ्योरीज जितनी भी हैं वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं मानी जाती हैं। ट्रेड थ्योरी ज़्यादा पॉपुलर हैं। ट्रेड थ्योरीज़ के ऊपर लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनको ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। ऊपर की जितनी भी टाइप थ्योरीज थी उसके बाद अब ट्रेड थ्योरीज शुरू होती हैं। सो अब इसमें ट्रेड्स क्या हैं? रिलेटिवली स्टेबल एंड कंसिस्टेंट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेड्स क्या हैं? रिलेटिवली स्टेबल एंड कंसिस्टेंट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबके अंदर कुछ ना कुछ ट्रेड्स होते हैं जो स्टेबल होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। Type approach assume that there are separate and discontinuous categories into which person fit, whereas trait approach assumes that there are continuous dimensions such as warmth, extraversion that vary in quality as well as degree. अब ये लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कभी आपको ये डिफरेंस आता है कि टाइप अप्रोच और ट्रेट अप्रोच में क्या फ़र्क है, तो यही लाइंस जो हैं यही आपने सेम टू सेम लिखनी है। कि टाइप अप्रोच ये अज्यूम करता है कि लोग अलग अलग टाइप में आते हैं, वो सेपरेट कर देता है सबको कि ये इस टाइप में आता है तो उसको बी, अगर कोई टाइप ए में आता है तो उसके अंदर बी वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, टाइप बी में आता है तो ए वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो सेपरेट और डिसकंटिन्यूस कैटेगरीज में डाल देता है टाइप अप्रोच। ट्रेट अप्रोच क्या कहती है कि सेपरेट नहीं है, सब कुछ कॉन्टीन्यूस है, जो टाइप ए के अंदर है वही बी के अंदर भी है, वही सी के अंदर भी है, सिर्फ उसकी डिग्री कम ज़्यादा हो सकती है, उसकी क्वालिटी चेंज हो सकती है। वार्मथ सबके अंदर होता है, एक्स्ट्रावर्जन सबके अंदर होता है, किसी में कम होगा किसी में ज़्यादा होगा। तो ट्रेट अप्रोच कहती है कि कंटिन्यूस डायमेंशन सबके अंदर है लेकिन उसकी डिग्री चेंज हो जाती है। तो ये मेजर फ़र्क है टाइप अप्रोच और ट्रेट अप्रोच में, और यही प्रैक्टिकली ज़्यादा बेटर भी है, क्योंकि आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकते हर किसी को कि कोई 2 फ्रेंड्स हैं अगर, तो ये बिल्कुल ही दूसरे की तरह नहीं है या बिल्कुल ही उसकी तरह नहीं है। कुछ चीज़ें ओवरलैपिंग भी होती है 2 लोगों में, किसी में कम होती है किसी में ज़्यादा होती है। ट्रेट अप्रोच में हमने कौन कौन से पढ़ने हैं? ऑलपोर्ट की पढ़नी है, कैटल की, आइजन की, गिलफोर्ड की और 5 फैक्टर मॉडल।
पहले ऑलपोर्ट की ट्रेट अप्रोच पे आते हैं। ऑलपोर्ट ने क्या किया था, पहले इन्होंने सबसे पहले शुरुआत करने से पहले एक पर्सनालिटी के ऊपर रिसर्च करने से पहले क्या किया था, डिक्शनरी में से सारे वो वाले वर्ड्स उतार लिए थे जो पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। और ऑलमोस्ट इन्होंने 17,953 वर्ड्स ऐसे निकाल लिए थे डिक्शनरी में से जो किसी पर्सनालिटी ट्रेट को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ था ना, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, आउटगोइंग, सोबर, शाई, इस टाइप से। और उसमें से काफ़ी सारे वर्ड्स उनको दिखा कि काफ़ी ओवरलैपिंग है। तो फाइनली इन्होंने क्या किया था, 18,000 इम्प्रैक्टिकल टू डिस्क्राइब पर्सन इन टर्म्स ऑफ वेयर दे फॉलो रफली। इन्होंने बोला था कि जितने भी उन्होंने ये जो ट्रेड्स इसमें से निकाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग है। मतलब जैसे अब कहीं लिखा हुआ आउट गोइंग, कहीं लिखा हुआ है सोशिएबल, तो वो दोनों का मतलब एक जैसा ही बनता है। आउट गोइंग सोशिएबल होते हैं, सोशिएबल आउट गोइंग होते हैं। तो इस तरीके से इस तरह ऐसे हम किसी की पर्सनालिटी अगर करेंगे डिस्क्राइब तो उसमें काफ़ी चीज़ें ओवरलैपिंग हो जाएंगी। तो फिर बाद में उन्होंने उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश की थी। जैसे कुछ वर्ड्स उन्होंने प्रपोज किए थे, जैसे कि डोमिनेंस हो गया, फ्रेंडलीनेस हो गया, सेल्फ एस्टीम हो गया, इस टाइप से। इसको लेक्सिकल अप्रोच कहते हैं। लेक्सिकल अप्रोच का मतलब होता है जब आप वर्ड्स के बेसिस पे किसी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो। फिर ऑलपोर्ट ट्रेट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी एज वेल एज source of individuality. He is known as ideographic trait theorist who has strong belief that each person has some unique as well as some common characteristics that together form a unique combination of traits. तो ऑलपोर्ट का ये मानना था कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई एक यूनिक करेक्टरिस्टिक होती है और कुछ कॉमन भी होती हैं, और वो यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स जो है वो लोगों की पर्सनालिटी बनाता है। अब इनकी थ्योरी पे चलते हैं। सो ऑलपोर्ट की जो ट्रेट थ्योरी है उसमें इन्होंने दो टाइप के ट्रेट रिकॉग्नाइज किए थे। कुछ कॉमन थे, कुछ इंडिविजुअल थे। कॉमन मतलब जो सबके अंदर है, इंडिविजुअल मतलब जो एक पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के यूनिक हैं जिसमें। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग क्वाइट, showing due respect to seniors, making polite behavior to others are the trait we share with other Indian. अब कुछ कॉमन ट्रेट हम सबके अंदर क्या है, एज एन इंडियन क्या कॉमन है हम सबके अंदर, कि दूसरे सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना, पोलाइटली बात करना दूसरों से, तो ये तो हो गए कॉमन ट्रेट। और इंडिविजुअल ट्रेट होते हैं जो उनके पर्सनल बायोलॉजिकल डिस्पोजिशंस होती हैं विच आर यूनिक टू अ पर्सन। जैसे किसी को बोलोगे कि ये आर्टिस्टिक है बहुत ज़्यादा, इसकी ये ड्राइंग या क्रिएटिव वर्क में बहुत अच्छा है, तो वो उसकी इंडिविजुअल ट्रेट है। कि सबको नहीं हम बोल सकते ना कि ये आर्ट में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो बहुत क्रिएटिव है तो वो उसका इंडिविजुअल ट्रेट हो गया। तो अब ऐसे ही जो 3 टाइप ऑफ इंडिविजुअल ट्रेट्स इन्होंने कैटेगराइज करे थे वो कौन कौन से थे। एक था कार्डिनल ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट वो होता है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है किसी की पर्सनालिटी में। जो पर्सन किसी चीज़ के लिए जाना जाए अगर, तो वो उसका कार्डिनल ट्रेट है। और इसका हमेशा ही ज़्यादातर आप कहीं भी देखोगे ना, इसका एग्जाम्पल में आपको यही दिखेगा कि महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दिया हुआ है और उनका जो कार्डिनल ट्रेट उसमें लिखा हुआ है कि वो पीस लविंग थे और वो नॉन वायलेंस पे बहुत ज़्यादा फेथ रखते थे। क्योंकि महात्मा गांधी को किस चीज़ से जाना जाता है, नॉन वायलेंस से ही जाना जाता है, तो वो उनका कार्डिनल ट्रेट है। कार्डिनल ट्रेट बहुत कम लोगों में नज़र आते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप सर्कल में, जितने भी आप कोशिश करोगे सोचने की हर एक का कार्डिनल ट्रेट, तो आपको नहीं मिलेगा। कार्डिनल ट्रेट्स बहुत कम लोगों में दिखते हैं जिस चीज़ से वो जाने जाएं, जिस ट्रेट से वो जाने जाएं। सपोज़ अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा कोई है, आपके ऑफिस में, आपके कॉलेज में, ग्रुप में कोई ऐसा है जिसको आप बोलते हो कि ये बहुत ही पोलाइटली बात करता है, वो उसी चीज़ के लिए अगर जाना जाता है पोलाइटनेस की वजह से, मतलब हर कोई उसको पोलाइटनेस की वजह से ही जानता है, तो वो उसका कार्डिनल ट्रेट है, जो कि बहुत रेयरली हमें देखने को मिलता है। फिर आते हैं सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट होते हैं जो हम जब किसी की तारीफ या बुराई करते टाइम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे फ्रेंडलीनेस, डोमिनेंस, सेल्फ सेंटर्ड, ये सारे सेंट्रल ट्रेट हैं। जैसे आप अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में जिस तरीके से जो वर्ड्स यूज़ करते हो,
वो सारे सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं जो कॉमन भी हो सकते हैं बहुत लोगों में। फिर आते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स। Secondary traits which are less conspicuous, less consistent, less generalized and less relevant to the definition of personality. ये बहुत ही लेस इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये ऐसे ट्रेट है जिसकी वजह से आप किसी की पर्सनालिटी नहीं डिसाइड कर सकते। जैसे फूड हैबिट्स, कोई है अगर जिसको जंक फूड ज़्यादा पसंद है तो आप उसके बेस पे उसकी पर्सनालिटी, पूरी पर्सनालिटी नहीं डिसाइड कर सकते। किसी का हेयर स्टाइल है उसकी वजह से आप उसकी पर्सनालिटी नहीं डिसाइड कर सकते। तो ये सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं। तो सबसे मेजरली इंपॉर्टेंट कौन से हो गए? कार्डिनल, फिर आते हैं सेंट्रल, फिर आते हैं सेकेंडरी। ऑल दीज ट्रेट्स आर डायनामिक इन द सेंस दे पोजेस मोटिवेशनल पावर। The individual traits or disposition which are intensely experienced are said to be motivational. Those individual traits which are less intensely experienced, though possessing are motivational power, more motivational power, are said to be more stylistic. Whether motivational or stylistic, some individual traits are close to the core of the person personality, whereas some at the periphery. तो ये कह रहे हैं कि जो जितने भी ऊपर ट्रेड्स हमने पढ़े हैं ये बहुत डायनामिक होते हैं, ये बहुत मोटिवेशनल होते हैं लोगों के लिए, वो उनको मोटिवेट करते हैं अपना लाइफ में जो भी वो काम करते हैं उसके लिए वो उसको मोटिवेट करते हैं लोगों को। जो इनके ट्रेड्स हैं चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, कुछ उनके बहुत क्लोज टू द कोर होते हैं, मतलब उनके बहुत ज़्यादा अंदर वो चीज़ होती है इंटरनल, और कुछ सिर्फ ऊपर ऊपर ही होते हैं। कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखते हैं और अंदर से वैसे नहीं होते। तो बेसिकली हमें इसमें उन तीनों ट्रेड्स के बारे में समझाना है। तो यहाँ पे एक वर्ड और है, प्रोप्रियम। Allport also held that personality is not a merely bundle of unrelated traits, rather it embodies a unity, consistency and integration of traits. This integration work is accomplished by self और proprium। तो कहने का मतलब है कि ये जो सारे ट्रेड्स हैं इन सबको यूनाइट करके इनकी यूनिटी, कंसिस्टेंसी और इंटीग्रेशन से पर्सनालिटी बनती है। और वो जो इंटीग्रेशन है वो कौन करता है? सेल्फ करता है। सेल्फ को यहाँ पे इन्होंने प्रोप्रियम बोला हुआ है। और ये सेल्फ जो है वो डेवलप अपने आप होता है कॉन्टिन्यूसली इन्फेंसी से डेथ तक, मतलब जब से आपका बर्थ हुआ है जब बर्थ से लेके आपकी डेथ तक ये डेवलप होता रहता है, ये सेल्फ डेवलप होता ही रहता है, इसलिए इसको डायनामिक भी बोला गया है। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। Allport was the supporter of trait approach to personality, आइडियोग्राफिक अप्रोच, दोनों ही आएगा। आइडियोग्राफिक भी ऊपर मैंने आपको दिखाया था, उसमें लिखा हुआ था कि इनको आइडियोग्राफिक थ्योरिस्ट भी बोलते हैं। आइडियोग्राफिक का मतलब होता है कि ट्रेट होते हैं लेकिन इनविजिबल होते हैं, तो वो ये भी मानते थे कि ट्रेट सब में होते हैं लेकिन इनविजिबल होते हैं। तो इसका आंसर बी और सी दोनों ही आएगा। हेयर स्टाइल किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सेकेंडरी ट्रेट का। ऑलपॉट किस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे? प्रोप्रियम पे, सेल्फ पे। फॉलोइंग आउटपुट द ट्रेट विच इज डिफाइनिंग करेक्टर्स ऑफ वन पर्सनालिटी, जो ट्रेट किसी की पर्सनालिटी को डिफाइन करता है टोटली, वो कौन सा होता है? कार्डिनल ट्रेट होता है। You have just been told by a counselor on the basis of Myers-Briggs personality test that you are an ESTP. Your counselor apparently favors which type of, अगर आपका सपोज आप किसी काउंसलर के पास गए और उसने आपकी पर्सनालिटी आपको बताई है कि आपकी पर्सनालिटी ESTP है, ठीक है। ESTP कौन सा वाला है? वो जो मायर्स और ब्रिग्स वाला जो मैंने बताया था, 16 पर्सनालिटी टाइप वाला। और इसमें E का क्या मतलब था? E एक्स्ट्रावर्जन, S से सेंसिंग, T से थिंकिंग और P से परसेप्शन। तो आपका काउंसलर कौन सी वाली अप्रोच यूज़ कर रहा है? ट्रेट अप्रोच की टाइप अप्रोच? तो ऑब्वियसली टाइप अप्रोच यूज़ कर रहा है, क्योंकि मायर्स और ब्रिग्स का जो वो है इंडिकेटर है वो टाइप अप्रोच में आता है, जिसमें पर्सनालिटी को टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फिर आ जाते हैं कैटल्स की ट्रेट अप्रोच पे। रेमंड कैटल ने बोला है कि ट्रेट्स आर रिलेटिवली परमानेंट एंड ब्रॉड रिएक्शन टेंडेंसीज टू पर्सनालिटी।
कि ट्रेट परमानेंट होते हैं और जिस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं, जो हमारी रिएक्शन टेंडेंसी होती है पर्सनालिटी की, वो ट्रेट्स होते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं पर्सनालिटी के। और इन्होंने जो 3 टाइप के ट्रेट्स बताए हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाले हैं, सरफेस एंड सोर्स ट्रेट। तो पहला इन्होंने बोला है सरफेस एंड सोर्स ट्रेट होते हैं, फिर बोला कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बायोलॉजिकल हो गया, एनवायरमेंटल मोल्ड मतलब जो नेचर वर्सेस नर्चर वाला जो कॉन्सेप्ट है। और तीसरा इन्होंने बोला एबिलिटी, टेम्परामेंट और डायनामिक ट्रेट्स होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पे आते हैं, सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट पे। The observable qualities of personality like kindness, honesty, helpfulness, generosity are named as surface traits। सिंपल सी बात है, जो चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, पर्सनालिटी के जो ट्रेट आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उनको हम सरफेस ट्रेट बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो काइंडनेस, कोई बहुत काइंड है, और ऑनेस्टी बहुत ऑनेस्ट है, हेल्पफुल है, तो ये सारे कौन से हो जाएंगे, सरफेस ट्रेट्स हो जाएंगे जो आपको नज़र आते हैं। जैसे ऑलपोर्ट ने इन्हीं ट्रेट्स को क्या बोला था, सेंट्रल ट्रेट्स बोला था। जब आप किसी के तारीफ में क्या बोलते हो कि वो काइंड है, ऑनेस्ट है, हेल्पफुल है, तो वो ऑलपोर्ट ने बोला था वो सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं। यही चीज़ इन्होंने कैटल ने बोली है, ये सरफेस ट्रेट्स होते हैं जो ऊपर से नज़र आते हैं। इनको हम क्वेश्चनेयर या ऑब्जर्वेशन से चेक कर सकते हैं। किसी को क्वेश्चनेयर भरवा के या ऑब्जर्व करके हम सरफेस ट्रेट्स के बारे में पता कर सकते हैं, किसी के भी सरफेस ट्रेट्स के बारे में। सोर्स ट्रेट इन्होंने बोला है कि वो अंडरलाइन फैक्टर्स होते हैं, अंदर जो सोर्स ट्रेट होते हैं ना, वो अंदर होते हैं, जो आप सामने नहीं देख सकते। जो बाहर जो नज़र आता है वो सरफेस ट्रेट है, और जो सोर्स ट्रेट है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर कोरिलेशन अमंग सरफेस ट्रेट्स। तो सरफेस ट्रेट्स का आपस में इंटर कोरिलेशन होता है जो हमारे सोर्स ट्रेट्स बनते हैं जिससे। इसका एग्जांपल जैसे कि सोर्स ट्रेट्स आर स्मॉलर इन नंबर देन सरफेस ट्रेट्स येट दे आर बेटर प्रिडिक्टर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि सोर्स ट्रेट जो है स्मॉलर इन नंबर होते हैं, मतलब कि उससे सोर्स ट्रेट उससे कम होते हैं नंबर में, सरफेस ट्रेट्स ज़्यादा होते हैं, सोर्स ट्रेट कम होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी के बिहेवियर को। हम सबके अंदर सोर्स ट्रेट्स होते हैं बट सेम अमाउंट में नहीं होते। जैसे इन्होंने बोला इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस सबके अंदर होती है लेकिन सेम अमाउंट में नहीं होती है। कैटल ने 23 सोर्स ट्रेट्स जो हैं वो फाइंड किए हैं एक नॉर्मल पर्सन में, 16 ऑफ विच ही स्टडीड इन डिटेल, जिसमें से 16 उन्होंने बहुत डिटेल में पढ़े थे। और उसी के बेस पे उन्होंने एक क्वेश्चनर भी बनाया था जिसको 16 पीएफ बोलते हैं। पीएफ का मतलब पर्सनालिटी फैक्टर्स है। 16 पीएफ टेस्ट, क्वेश्चनर को बोलते हैं 16 पीएफ टेस्ट। और वो 16 फैक्टर्स कौन से हैं, रिजर्व वर्सेस आउटगोइंग, लेस इंटेलिजेंट वर्सेस मोर इंटेलिजेंट, इमोशनल वर्सेस स्टेबल, हम्बल वर्सेस असर्टिव, सोबर वर्सेस हैप्पी गो लकी, एक्सपीडियंट वर्सेस कॉन्साइशियस, शाई वर्सेस वेंचरसम, टफ माइंडेड वर्सेस टेंडर माइंडेड, ट्रस्टिंग वर्सेस सस्पिशियस, प्रैक्टिकल वर्सेस इमेजिनेटिव, फोर्टराइट वर्सेस श्रूड, प्लेसिड वर्सेस एप्रीहेंसिव, conservative versus experimenting, group tight versus self-sufficiency, casual versus controlled, and relaxed versus tense। तो ये सारे एक दूसरे के उल्टे हैं अगर आप ध्यान दो। रिजर्व आउटगोइंग का उल्टा है, लेस इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट उल्टा है, इमोशनल और स्टेबल, कोई बहुत इमोशनल है और कोई स्टेबल है, कोई हम्बल है तो कोई बहुत असर्टिव है, कोई सोबर है मतलब सोबर मतलब शांत है, या कोई बहुत हैप्पी गो लकी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, कोई एक्सपीडियंट है मतलब अपने काम पूरे करने में कुछ भी कर सकता है, या फिर कोई कॉन्साइटियस है मतलब सोच के करता है दूसरों का भी, बहुत शाई है या वेंचरसम है, टफ माइंडेड है या सॉफ्ट है, टेंडर माइंडेड है, ट्रस्टिंग है कि सस्पिशियस है, सब एक दूसरे के उल्टे हैं। प्लेसिड वर्सेस एप्रीहेंसिव, मतलब प्लेसिड मतलब जिसको कोई फ़र्क ना पड़े, एप्रीहेंसिव मतलब जो बहुत सोचता हो। तो इस टाइप से ये 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स इन्होंने ट्रेट सोर्स ट्रेट्स, इनको हम सोर्स ट्रेट्स कहेंगे, 16 सोर्स ट्रेट्स के ऊपर काम किया था कैटल ने। अब यहाँ पे लिखा है कि 16 पीएफ कैन बी यूज टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मल एंड न्यूरोटिक्स,
दे फेल टू असेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेविएंट बिहेवियर एज वेल एज। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं, ये नॉर्मल लोगों में और न्यूरोटिक लोगों में तो डिफरेंस निकाल सकते हैं। न्यूरोटिक होते हैं जो इमोशनली स्टेबल नहीं होते, बहुत इमोशनल होते हैं, उन पे तो डिफरेंस बता सकते हैं। लेकिन और भी जो डिफरेंट बिहेवियर होते हैं, डेविएंट बिहेवियर होते हैं, जो नॉर्मल से और अलग हट के बहुत सारे बिहेवियर होते हैं, उनके बारे में ये असेस नहीं कर सकते। और प्लस इनके अंदर साइकोटिक्स के बारे में कुछ नहीं है कि साइकोटिक्स जो होता है, जो लोग होते हैं जो जिनको कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उस टाइप की कोई करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इस क्वेश्चनर से हम असेस नहीं कर सकते। तो उनके बाद ऑलपोर्ट ने थोड़े से और कुछ न्यू फैक्टर्स ढूंढे थे जिसके अंदर वो मेंटल डिसऑर्डर्स को भी असेस कर पाएँ। तो जैसे कुछ उसमें डिप्रेशन, पैरानोया, साइकोपैथिक डेविएशन, स्किज़ोफ्रेनिया, इस टाइप की चीज़ें भी असेस कर पाए। तो कुछ फैक्टर्स उन्होंने और ढूंढे थे जिनको इन्होंने नाम दिया था क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चनर। तो वो क्वेश्चनर अलग बनाया था जिसमें ये नॉर्मल और एबनॉर्मल पर्सनालिटी को वो कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चनर में नॉर्मल और न्यूरोटिक्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते थे लेकिन नॉर्मल और साइकोटिक्स को नहीं। लेकिन जो इन्होंने नया क्वेश्चनर बनाया था CAQ, क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चनर, इसमें ऐसे 12 फैक्टर्स थे जो नॉर्मल और एक साइकोटिक या मेंटल डिसऑर्डर पर्सनालिटी को डिफ्रेंशिएट करने में, पहचानने में हेल्पफुल था। तो ये तो था इनका पहला वाला जो था सरफेस वर्सेस सोर्स ट्रेट। दूसरा जो इन्होंने बताया कैटल ने, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एनवायरमेंटल ट्रेट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट ये बोलते हैं वो होते हैं जो नेचर से ही हमारे अंदर होते हैं, बायोलॉजी से ही होते हैं। और दूसरे एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट से हमें आते हैं। तो नेचर वर्सेस नर्चर, मतलब यहाँ पे नेचर यानी कि हेरिडिटी, जो हमें हेरिडिटी से मिल रहा है अपने, और एनवायरनमेंट इज़ नर्चर, मतलब जिस तरीके से, जिस कंडीशन में हम लोग बड़े हुए हैं, जिस तरीके की चीज़ें हमने फेस किया है, वो हो गए एनवायरमेंटल ट्रेट्स। थ्रू अ कॉम्प्लिकेटेड स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करके, इस टेक्निक का नाम है मावा, मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस। आप ये चीज़ ढूंढ सकते हो, असेस कर सकते हो कि किसके अंदर कौन से ट्रेट्स ज़्यादा हैं, एनवायरमेंटल वाले ज़्यादा हैं या जेनेटिक ट्रेट्स ज़्यादा हैं। सो इसमें इतना ही है। फिर उसके बाद आता है एबिलिटी, टेम्परामेंट एंड डायनामिक ट्रेट। कैटल ने फिर दोबारा से ट्रेड्स को डिवाइड किया 3 चीज़ों में, एबिलिटी में, टेम्परामेंट में और डायनामिक में। और एबिलिटी ये क्या कह रहे हैं, रेफर टू पर्सन स्किल्स इन डीलिंग विद द एनवायरनमेंट। कोई अपना एनवायरनमेंट में कैसे डील कर सकता है उसको इन्होंने बोला है वो एबिलिटी होती है। टेम्परामेंट मतलब किसी की टेम्परामेंट वैसे हम सबको पता है कि जैसे कोई कितना मूडी है, कौन कितना जल्दी इरिटेट हो जाता है, कौन ईजी गोइंग है, इस टाइप से टेम्परामेंट होते हैं। और डायनामिक ट्रेट होते हैं जो पर्सन को मोटिवेट करते हैं, वो किस तरीके से अपना गोल अचीव करे। तो उसके जो मोटिवेशन और उसके इंटरेस्ट जो होते हैं जिससे वो अपना गोल अचीव कर पाता है। कोई बहुत एम्बिशियस होता है, जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होता है अपने वर्क के लिए, कोई स्पोर्ट्स ओरिएंटेड होता है, तो ये डायनामिक ट्रेट हो गए। इसको भी इन्होंने 3 और सब डिविजन दे दी थी, एटीट्यूड, अर्ग्स एंड सेंटिमेंट्स। तो एटीट्यूड्स आर डायनामिक सरफेस ट्रेट विच डिस्प्ले स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ अंडरलाइंग मोटिव्स। एटीट्यूड मतलब जो आपके अंडरलाइंग मोटिव्स होते हैं, जो आपके फ्यूचर मोटिव्स होते हैं कि आप क्या करना चाहते हो। अर्ग जो है वो डायनामिक सोर्स ट्रेट है। इट इज़ थ्रू अर्ग्स दैट कैटल हैज़ गिवन ड्यू रिकग्निशन टू इनेटली डिटरमिन बट मॉडिफाइलेबल इम्पेलेंट्स ऑफ बिहेवियर। तो इन्होंने 10 अर्क्स बताए थे, हंगर, सेक्स, ग्रेगरियसनेस, पेरेंटल प्रोटेक्टिवनेस, क्यूरोसिटी, एस्केप, पग्नेसिटी, एक्विजिटिवनेस, सेल्फ असर्शन, नार्सिस्टिक सेक्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय कैटल। तो ये इन्होंने 10 टाइप के अर्क्स बताए थे। और तीसरी चीज़ जो इन्होंने बोली थी, सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट फोकस ऑन सोशल ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ एन एनवायरमेंटल मोल्ड डायनामिक सोर्स ट्रेट। तो सेंटिमेंट एनवायरमेंटल पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अर्ग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब बायोलॉजिकल ट्रेट्स हैं।
तो ये हो गए तीनों। और इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसी के ऊपर। द इंटर कोरिलेशन अमंग सरफेस स्ट्रेट की इंटर कोरिलेशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ स्टोर स्ट्रेट। अर्ग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? डायनामिक ट्रेट की कैटेगरी में आते हैं अर्ग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेस्ड बाय क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चनेयर। जो क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चनेयर है जो उन्होंने बाद में बनाया था, उसमें क्या चीज़ नहीं आप असेस कर सकते? शाइनेस नहीं असेस कर सकते। फ्रेंडलीनेस किसका एग्जाम्पल है? सोर स्ट्रेट का एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू कैटल विच ट्रेट कॉजेज बिहेवियर फॉर प्रिडिक्टेबल पर्पसेस। कौन सा ट्रेट है जो किसी के बिहेवियर प्रिडिक्ट करने में ज़्यादा बेटर होता है? सोर स्ट्रेट। उसके बाद आता है आइजेंक का टाइप और ट्रेट हायरार्की। आइजेंक की टाइप और ट्रेट हायरार्की इसलिए बोली है क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में दोनों चीज़ों का यूज़ किया, टाइप का भी और ट्रेट का भी। British psychologist Hans Eysenck has a strong belief that personality is largely determined by genes and that the environmental factors have a very little role to play in it. तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो आइजेंक थे वो ये मानते थे कि पर्सनालिटी जीन्स पे या बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है रादर देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। और अगर आपको याद हो कि हमने वॉटसन का ये पढ़ा था कि जेबी वॉटसन ने ये बोला था कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड होती है रादर देन बायोलॉजिकल। तो यहाँ पे आइजेंक एकदम उल्टा बोल रहे हैं, कह रहे हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। इनके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी स्टेबल और एंड्योरिंग होती है, ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है पर्सनालिटी लोगों की। और ये क्या होता है? उनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके टेम्परामेंट होते हैं, इंटेलेक्ट होता है, फिजिक होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनकी जो पर्सनालिटी हायरार्की है उसके अंदर इन्होंने 4 चीज़ें ऐड करी हैं। उसमें सबसे नीचे आता है टाइप। अगर आप मतलब इसकी हायरार्की सोचो, इस टाइप से हायरार्की बनाए अगर हम इनकी, जैसे इस टाइप से ट्रायंगल बनाए जिसके अंदर 4 हम वो बनाते हैं, 4 स्पेसेस हैं, ये हायरार्की है। तो सबसे नीचे ये बोलते हैं, सबसे नीचे आता है टाइप। अगर यहाँ पे आएगा तो सबसे नीचे आएगा टाइप। फिर उसके बाद आते हैं ट्रेट्स, फिर आते हैं ट्रेट्स, उसके ऊपर आते हैं हैबिट्स। यहाँ पे इस जगह पे आएगा हैबिट्स और यहाँ पे आएंगे रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ पे वैसे डायग्राम दिया नहीं हुआ है लेकिन मैं इस तरीके से इमेजिन कर रही हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने बोला है कि पर्सनालिटी जो है ये पर्सनालिटी है पूरी, जिसके अंदर टाइप होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, हैबिट्स होते हैं, रिस्पॉन्सेज होते हैं। At the lowest level of Eysenck hierarchy are the single responses like actions and thoughts. तो हमारे responses क्या होते हैं? हमारे actions, हमारे thoughts। responses कैसे बनते हैं? हमारे responses हमारे habits बनाते हैं। जिस तरीके से हम respond करते हैं उस तरीके से हमारी habit बन जाती है। habit से हमारे traits बनते हैं और सारे traits मिलके हमारा एक type बनाते हैं। और type को ही इन्होंने बोला है कि type को हम super factors भी बोल सकते हैं। टाइप को हम सुपर फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने टाइप वर्ड का भी यूज़ किया है और ट्रेट वर्ड का भी यूज़ किया है। तो रिस्पॉन्सेज, फिर हैबिट्स, फिर ट्रेट एंड टाइप। मतलब रिस्पॉन्सेज से हमारी हैबिट्स फॉर्म होती हैं, हैबिट्स से हमारे ट्रेट्स बनते हैं और ट्रेट्स से हमारे टाइप्स बनते हैं पर्सनालिटी के। सो each type concept is based on the set of observed intercorrelation among various traits। तो आपस में जो traits आपस में intercorrelate करते हैं उससे हमारा type बनता है। तो type क्या है? based on a set of observed intercorrelation among various traits। तो जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये आप समझ लो कि कीवर्ड्स हैं जो अपने आंसर में आपने डालने हैं, क्योंकि अगर आप आंसर बनाते हो खुद से तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होना ज़रूरी हैं जो आपने इम्पॉर्टेंट, जो वर्डिंग एग्जैक्टली बुक की होनी चाहिए। तो ये जितने भी चीज़ें मैंने ऊपर भी अंडरलाइन करी हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आंसर में कि कीवर्ड्स हैं जो होने ज़रूरी हैं आपके आंसर्स में। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो टाइप है वो एक ऑब्जर्व्ड सेट ऑफ ऑब्जर्व इंटर कोरिलेशन है वेरियस ट्रेट्स के बीच में। और जो ट्रेट है वो किससे इन्फर होता है?
इंटर कोरिलेशन अमंग हैबिचुअल रिस्पॉन्सिबल्स, और ट्रेट किससे बनता है? इंटर कोरिलेशन ऑफ हैबिट से, और हैबिट कैसे फॉर्म होती है? रिस्पॉन्सेस से। तो ये हायरार्की मैंने यहाँ इजी करने के लिए बना दिया आपके, कि इसी तरीके से बोल रहे हैं कि ट्रायंगल अगर हमारी वो है पर्सनालिटी है, तो उसके अंदर टाइप हमारे ट्रेट के इंटर कोरिलेशन से होते हैं, और ट्रेट हैबिट के इंटर कोरिलेशन से होते हैं, और हैबिट जो है वो रिस्पॉन्सेस से। इन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया है कि जैसे एक्स्ट्रावर्जन, जैसे समझ लो एक वो है, एक पर्सनालिटी का टाइप है ना एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन मतलब जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, किस पे बेस्ड है? ऑब्जर्व कोरिलेशन अमंग ट्रेट। अब उसके आप ट्रेट देखोगे, अगर कोई एक्स्ट्रावर्जन के अंदर किसी की पर्सनालिटी टाइप आ रही है, तो उसके आप ट्रेट देखोगे तो वो कैसे होंगे? लाइवलीनेस, सोशिएबल, एक्टिव, एक्साइटेबल, इस टाइप के ट्रेट्स आएंगे ना उसके, ठीक है। और ये सारे ट्रेट्स उनकी हैबिट्स में नजर आएंगे, और हैबिट्स किस टाइप की होंगी उसकी? जैसे गोइंग टू क्लब, लाइकिंग टू टॉक टू पीपल, टेकिंग पार्ट इन सोशल एक्टिविटी। तो ये सारी हैबिट्स में नजर आएंगी उनके ट्रेट्स। तो हैबिट्स जो है, कहने का मतलब ये है कि किसी की अगर टाइप एक्स्ट्रावर्जन है तो उसके ट्रेट्स ऐसे होंगे कि वो बहुत सोशिएबल होगा, एक्टिव होगा, एक्साइटेबल होगा, लाइवली होगा। और वो चीज़ें हमें कैसे दिखेंगी? उसके हैबिट में दिखेंगी कि वो बहुत ज़्यादा क्लब्स में जाता है, या बहुत बातें करता है लोगों से, या सोशल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा पार्ट लेता है। और ये सारी चीज़ें उसके रिस्पॉन्सेज में हमें नज़र आएंगी कि वो रियल ओकेजन में उस टाइप से कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। जैसे वो एक्चुअली में क्लब गया, उसने लोगों से बात की, उसने पार्टिसिपेट किया ग्रुप डिस्कशन में। तो कहने का मतलब ये है कि हम रिस्पॉन्सेज देखते हैं, रिस्पॉन्सेज से उसकी हैबिट्स नज़र आती हैं, हैबिट से उसके ट्रेट्स नज़र आते हैं, और फाइनली ट्रेट से उसकी टाइप बन जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल समझाया हुआ है एक्स्ट्रावर्जन का, जो उस पूरी हायरार्की को समझा रहा है जो ऊपर बात हो रही थी। तो आइजैक ने दो मेजर डायमेंशंस पर्सनालिटी की यहाँ पे बनाई थी, एक थी एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन, दूसरी न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी। मतलब ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, क्या एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन होता है, या फिर न्यूरोटिसिज्म या स्टेबिलिटी। न्यूरोटिसिज्म मतलब अनस्टेबल हो गया ना, इमोशनली अनस्टेबल, उसके अगेंस्ट स्टेबिलिटी आ गई। और बाद में इन्होंने एक तीसरी डायमेंशन भी ऐड कर दी थी, साइकोटिसिज्म एंड इम्पल्स कंट्रोल। टू मेजर दीज, अब इनको मेजर उन्होंने कैसे किया था? इन्होंने भी एक क्वेश्चनेयर बनाया था जिसका नाम था आइजैक पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर ईपीक्यू। तो इन्होंने भी मेजर करने के लिए, ये तीनों डायमेंशन मेजर करने के लिए क्वेश्चनेयर बनाया था ईपीक्यू। अब इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, एक एक डायमेंशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। इसको मैं यही ख़त्म कर रही हूँ अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।